प्रशांत किशोर बांकीपुर से जीत गए और इसके बाद एक बात तो पक्की है कि बिहार की राजनीति बदलने वाली है। 1995 से ये सीट बीजेपी ने आज तक नहीं हारी थी और अब ये हार सच में कई सवाल खड़े करती है। कुछ लोग इसे अमित शाह जी का मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं और इसमें सच्चाई भी हो सकती है, क्योंकि बीजेपी का एक बड़ा प्लान है बिहार से आरजेडी को बिल्कुल खत्म करना। ठीक वैसे ही जैसे तमिलनाडु में थलापति विजय को लाकर डीएमके और एआईएडीएमके को खत्म कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ एक और एंगल भी है। बिहार में भरत तिवारी की मौत, यूजीसी बिल का आना, इन सब मुद्दों से भारत का जो सवर्ण तबका है वो थोड़ा नाराज जरूर है। अगर आप बांकीपुर को देखें तो वहाँ काफी पढ़ा लिखा सवर्ण वोटर है और उसने प्रशांत किशोर को वोट दिया है। ये एक ऐसा सिग्नल है जिसे बीजेपी को सीरियसली लेना चाहिए। मोदी जी ने 2019 में खुद अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहा था कि तुम्हें भी ग्राउंड पर मेहनत करनी होगी, लेकिन कुछ नेता सिर्फ मोदी जी के भरोसे बैठे रहते हैं और यही वो गैप है जिसका फायदा प्रशांत किशोर जैसे लोग उठा लेते हैं। लेकिन ये बातें बाद में करेंगे। आज हम प्रशांत किशोर की बात करने आए हैं। उनका जीवन कैसा रहा, कैसे उन्होंने अपनी पॉलिटिकल जर्नी शुरू की और कैसे आज वो सुर्खियों में है। आइए प्रशांत किशोर की असली कहानी देखते हैं। प्रशांत किशोर का जन्म बिहार के रोहतास जिले के सासाराम के पास एक छोटे से गांव कोण में हुआ था। उनके पिता एक फिजिशियन थे और मां होम मेकर। एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार जिसमें पीके ने अपनी स्कूलिंग बक्सर से की और फिर इंजीनियरिंग करने हैदराबाद चले गए, जो उस दौर में किसी बिहारी लड़के के लिए एक बड़ा कदम था। लेकिन इंजीनियरिंग के बाद पीके की जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इंजीनियरिंग के बाद पीके यूनाइटेड नेशंस में पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर ज्वाइन कर लिए और अगले 8 साल तक उन्होंने अफ्रीका के कई देशों में यूएन के लिए काम किया। ये यूएन की नौकरी उनके लिए एक ऐसा ट्रेनिंग ग्राउंड बनी जहां उन्होंने सीखा कि डेटा कैसे काम करता है, ग्राउंड रियलिटी कैसे काम करती है और एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन को कैसे मैनेज किया जाता है। यूएन में काम करते हुए पीके ने भारत की आर्थिक तरक्की और भुखमरी पर एक रिसर्च पेपर लिखा जिसका नाम था इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड मैल न्यूट्रिशन इन इंडिया। इस पेपर में उन्होंने दिखाया कि कैसे भारत में इकोनॉमिक ग्रोथ के बावजूद मैल न्यूट्रिशन की समस्या बनी हुई है और इसके लिए उन्होंने गुजरात का एग्जाम्पल दिया कि कैसे गुजरात में इतनी ग्रोथ हुई फिर भी मैल न्यूट्रिशन है। ये पेपर जब तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह तक पहुंचा तो उन्होंने इसे सीरियसली लिया। लेकिन इसी पेपर की एक कॉपी उस वक्त के गुजरात के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तक भी पहुंच गई और मोदी जी ने पीके को कॉफी के लिए इनवाइट किया और उस एक मीटिंग ने भारत की राजनीति का इतिहास बदल दिया। जब पीके मोदी जी से मिले तो मोदी जी ने उनके एंथुजियाज्म, फ्रेश आइडियाज और डेटा ड्रिवन अप्रोच को देखकर उन्हें तुरंत सीएम ऑफिस में काम करने का ऑफर दे दिया। पीके का गुजरात से कोई खास लेना देना नहीं था। उनकी माँ यूपी के बलिया से थी और पिता बिहार से। लेकिन मोदी जी की विजन और लीडरशिप ने पीके को इतना इम्प्रेस किया कि उन्होंने हाँ कह दी और यहीं से शुरू हुई भारतीय राजनीति की सबसे दिलचस्प पार्टनरशिप। 2012 का गुजरात विधानसभा चुनाव पीके के लिए पहली बड़ी परीक्षा थी और इस परीक्षा में एक और इम्पोर्टेंट एंगल था अमित शाह जी, जो मोदी जी के सबसे बड़े भरोसेमंद और राइट हैंड थे। वो उस वक्त सोहराबुद्दीन शेख केस की वजह से गुजरात में रह ही नहीं सकते थे, यानी मोदी जी का सबसे बड़ा हथियार उनके पास नहीं था और यही गैप पीके को फिल करना था। पीके का इलेक्शन मैनेजमेंट का तरीका पूरी तरह अलग था। वो बीजेपीआरएसएस के इकोसिस्टम से बाहर के इंसान थे और पार्टी कैडर की तरह सोचने की बजाय एक प्रोफेशनल की तरह सोचते थे, जो मोदी जी को बहुत पसंद आया। पीके ने सीएम रेजिडेंस में एक छोटा वॉर रूम बना लिया और इंजीनियर्स, एमबीए ग्रेजुएट्स और पॉलिसी रिसर्चर्स को हायर करके उन्हें गांधीनगर बुला लिया। पीके की स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर थी। मोदी जी को विकास पुरुष के तौर पर प्रेजेंट करो, गुजरात मॉडल की बात करो जिसमें रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, इंडस्ट्री और डेवलपमेंट पर जोर हो। ये एक रेवोल्यूशनरी शिफ्ट था बीजेपी की ट्रेडिशनल कैंपेन स्ट्रैटेजी से, जो पहले कभी नहीं हुई थी। 2012 में गुजरात में भारी जीत के बाद पीके की रेप्यूटेशन बन गई और फिर आया 2014 का लोकसभा चुनाव, जो न सिर्फ पीके के लिए बल्कि पूरे भारत के लिए एक वाटरशेड मोमेंट था।
इस चुनाव में पीके ने सिटीजन्स फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस यानी CAG की नींव रखी, जिसमें हजारों यंग प्रोफेशनल्स को एकजुट करके एक नेशनल लेवल कैंपेन मशीन बनाई गई। 2014 के कैंपेन में पीके और उनकी टीम ने वो किया जो भारत में पहले कभी नहीं हुआ था। हर कंस्टिट्यूएंसी के लिए अलग डेटा एनालिसिस, सोशल मीडिया प्रेजेंस, ग्रास रूट्स आउटरीच और टारगेटेड मैसेजिंग। मोदी जी को एक ऐसे लीडर के रूप में प्रेजेंट किया जो गरीब से उठकर आया है, जो देश को बदलना चाहता है और जो पुराने गांधी नेहरू मॉडल से आगे एक न्यू इंडिया की बात करता है। एक इंसिडेंट जो इस कैंपेन को और बड़ा बना दिया वो था कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर का वो इनफेमस बयान, जिसमें उन्होंने मोदी जी का मजाक उड़ाते हुए कहा था कि वो कांग्रेस मीटिंग में चाय बेचने के लायक है। पीके ने इस इंसल्ट को पकड़ लिया और मोदी जी के हम्बल बैकग्राउंड को एक हीरो स्टोरी में बदल दिया और चाय पे चर्चा कैंपेन लॉन्च किया, जिसने पूरे देश में एक जबरदस्त रिस्पॉन्स जनरेट किया। 16 मई 2014 को जब रिजल्ट आया तो पूरे देश ने देखा कि बीजेपी ने अकेले अपने दम पर 282 सीट्स जीती। 30 साल में पहली बार कोई एक पार्टी फुल मेजॉरिटी में आई थी। मोदी जी के कैंपेन को ओबामा मूवमेंट ऑफ इंडिया कहा गया और पीके की CAG इस पूरे मूवमेंट की बैकबोन साबित हुई। ये एक ऐसी जीत थी जिसने भारतीय राजनीति में डेटा ड्रिवन कैंपेनिंग का एक नया युग शुरू कर दिया। इतनी ऐतिहासिक जीत के बाद पीके को उम्मीद थी कि पीएमओ में उन्हें एक फॉर्मल एडवाइजरी पोजीशन मिलेगी, लेकिन बीजेपी के बड़े नेताओं ने ऐसा नहीं होने दिया। खासकर जब जुलाई 2014 में अमित शाह जी बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट बने तो धीरे धीरे पीके की मोदी जी से दूरी बढ़ती चली गई। बीजेपी के नेता पीके को एक वेंडर के तौर पर देखने लगे, जिसने काम तो बढ़िया किया लेकिन अब उसकी जरूरत नहीं थी। लेकिन यहाँ एक बात समझनी जरूरी है, अमित शाह जी को बीजेपी का नेशनल प्रेसिडेंट बनाया जाना एक मास्टर स्ट्रोक था, क्योंकि अमित शाह जी वो इंसान है जिनकी ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, ग्राउंड लेवल अंडरस्टैंडिंग और पॉलिटिकल एक्यूमेन का कोई मुकाबला नहीं है। वो पीके से बेहतर नहीं थे, वो अलग थे। पीके एक बाहरी कंसल्टेंट थे, जबकि अमित शाह जी एक ऐसे नेता थे जिनकी जड़ें पार्टी के हर कार्यकर्ता तक पहुंचती थी। पीके और बीजेपी का ये सेपरेशन एक्चुअली बीजेपी के लिए एक स्मार्ट मूव था, क्योंकि अमित शाह जी के लीडरशिप में बीजेपी ने जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ बिल्ड की, उसने 2019 में और भी बड़ी जीत दिलाई और 2024 तक भी पार्टी को एक फॉर्मिडेबल फोर्स बनाए रखा। बीजेपी से दूर होने के बाद पीके ने अपनी नई जर्नी शुरू की और 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के महागठबंधन के लिए काम किया, जहां उन्होंने IPAC यानी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी नाम की एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जिसका सोल पर्पस था पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन जिताने में मदद करना। इस चुनाव में पीके ने साइकिल यात्रा, चर्चा पे चर्चा और मिस कॉल कैंपेन जैसे इनोवेटिव तरीके अपनाए और महागठबंधन ने 243 में से 178 सीटें जीतकर एक बड़ी विक्ट्री हासिल की। बिहार की जीत के बाद पीके का कद और बढ़ गया और उन्हें अफ्रीका के तंजानिया से भी एक ऑफर आया, जहां उनके यूएन के दिनों के कनेक्शंस थे। तंजानिया की रूलिंग पार्टी CCM ने उन्हें स्ट्रेटेजिक एडवाइस के लिए बुलाया और IPAC की एक टीम वहां भेजी गई, जिसने अपना काम कर दिखाया और CCM जीत गई। ये दिखाता है कि पीके की स्किल्स सिर्फ भारत तक सीमित नहीं थी, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी उनकी डिमांड थी। 2017 में पंजाब विधानसभा चुनाव में पीके ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए काम किया और उन्हें पंजाब द कैप्टन के तौर पर ब्रांड किया, जिसमें कॉफी विद कैप्टन और कैप्टन ग्रीवांस कमेटी जैसे प्रोग्राम्स लॉन्च किए। इस चुनाव में भी पीके की स्ट्रेटेजी काम आई और कांग्रेस ने 117 में से 77 सीटें जीती, जो मोदी एरा में कांग्रेस की पहली सिंगल हैंडेड बड़ी जीत थी। यूपी 2017 में पीके ने कांग्रेस के लिए काम किया, लेकिन यहां उन्हें पहली बड़ी हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया, जिससे पूरी कैंपेन स्ट्रेटेजी बिगड़ गई और बीजेपी के मोदी जी के हिंदुत्व प्लस डेवलपमेंट के मुद्दे ने लैंडस्लाइड विक्ट्री दिलाई। बीजेपी ने 403 में से 312 सीटें जीतकर ये साबित कर दिया कि मोदी जी और अमित शाह जी की जोड़ी के सामने कोई भी कंसल्टेंट टिक नहीं सकता। 2018 में पीके ने JDU ज्वाइन कर ली
और नीतीश कुमार ने उन्हें पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया। लेकिन ये चैप्टर ज्यादा लंबा नहीं चला, क्योंकि CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर पीके और जेडीयू के बीच मतभेद हो गए और 2020 में पीके को पार्टी से निकाल दिया गया। ये पीके के पॉलिटिकल करियर का वो मोड़ था जब उन्हें ये एहसास हो गया कि कंसल्टेंट की अपनी एक सीमा होती है और पार्टी पॉलिटिक्स एक अलग ही खेल है। 2019 में आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव में पीके ने जगन मोहन रेड्डी और उनकी YSRCP पार्टी के लिए काम किया, जो IPAC का अब तक का सबसे लंबा कैंपेन था। 700 दिनों में 400 लोगों की टीम ने 35 कैंपेन्स चलाए, जिनमें जगन की 3600 किलोमीटर की पद यात्रा भी शामिल थी। रिजल्ट में YSRCP ने 175 में से 151 सीटें जीती, जो IPAC का सबसे सक्सेसफुल कैंपेन था। 2020 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में पीके ने अरविंद केजरीवाल के लिए काम किया और उनकी स्ट्रैटेजी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा ये था कि मोदी जी के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलना है। पीके का मानना था कि मोदी जी दिल्ली जैसे समृद्ध राज्य में भी बेहद पॉपुलर है, इसलिए AAP को अपने कार्यकाल के काम, स्कूल्स, मोहल्ला क्लिनिक्स, बिजली, पानी, इन्हीं मुद्दों पर कैंपेन करना चाहिए। ये स्ट्रैटेजी काम आई और आपने 70 में से 62 सीटें जीती। 2021 में ममता बनर्जी ने पीके को वेस्ट बंगाल के लिए बुलाया, जहां मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में बीजेपी एक फॉर्मिडेबल पावर बन चुकी थी। पीके ने बांग्ला निजोर में और बैरे लोग चाइना जैसे स्लोगन्स के साथ कैंपेन चलाया और TMC जीत गई। लेकिन ये जीत बीजेपी की ग्राउंड लेवल ऑर्गेनाइजिंग की कमजोरी नहीं थी, बल्कि ये दिखाता था कि रीजनल इश्यूज और लोकल कनेक्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है। 2022 में पंजाब और यूपी के चुनावों में पीके AAP के साथ नहीं थे और पंजाब में AAP खुद जीत गई, जबकि यूपी में मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में बीजेपी ने एक बार फिर लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की। ये एक क्लियर मैसेज था कि बीजेपी की ऑर्गेनाइजेशनल मशीन किसी भी कंसल्टेंट की जरूरत के बिना भी पूरी ताकत से लड़ सकती है। 2022 के आसपास पीके ने एक बड़ा अनाउंसमेंट किया कि वो कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, लेकिन ये डील कुछ कारणों से नहीं हो पाई और इसके बाद पीके ने पॉलिटिकल कंसल्टेंसी को अलविदा कहने की बात कही और बिहार में एक नई पॉलिटिकल जर्नी शुरू करने का ऐलान किया, जिसमें वो जन सुराज नाम का एक मास मूवमेंट शुरू कर रहे हैं। पीके की 2014 के बाद की पूरी जर्नी एक बेहद इंटरेस्टिंग लेसन है। उन्होंने अलग अलग पार्टीज के लिए काम किया, कुछ जीते कुछ हारे, लेकिन एक बात हमेशा नोटिस होती है कि जब भी वो बीजेपी और मोदी जी के खिलाफ किसी को जिताने गए तो उनका काम उतना इफेक्टिव नहीं रहा जितना तब था जब वो मोदी जी के साथ थे। ये इसलिए नहीं कि पीके की स्किल्स कम थी, बल्कि इसलिए कि मोदी जी और अमित शाह जी की जोड़ी इतनी स्ट्रांग है कि उसे काउंटर करने का कोई आसान फॉर्मूला नहीं है। अब जब पीके बांकीपुर से जीत गए हैं तो उम्मीद है कि बिहार में कुछ बदलाव आएगा। हालांकि ये देखना बाकी है कि यहां से उनका सफर कैसे आगे बढ़ता है। जय हिंद।